अभी हम लोग जो है मिट्टी के प्रकार और उनमें लगने वाली फसलों के विषय पे बात कर रहे हैं, और ये विषय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी और क्रॉप हेल्दी होगी या अनहेल्दी होगी, बीमारियां कितनी आएंगी, कितना आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। इन सब चीज़ों की जो निर्भरता है वो इसी पॉइंट पे निर्भर करती है। अब होता क्या है, हम अगर कुदरत के नियमों को समझें, ठीक है, और जब हम इस तरह की खेती में आगे बढ़ते हैं, कुदरत का नियम ये बोलता है कि जो भी संसार में बना है, जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों से लेकर इंसान वनस्पति सभी से लेकर सभी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई भी इस धरती पर वनस्पति, कोई भी पौधा, कोई भी जीव, कोई भी जंतु बिना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इस संसार में नहीं जी रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके पास अलग 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 गुण हैं। हमारे देश में मिट्टी भी कई प्रकार की है और उसके पास भी गुण अलग अलग हैं, है ना। अगर हम सॉइल साइंस पे चले जाएं, मिट्टी के विज्ञान पे चले जाएं, तो साइंटिफिक वे में मिट्टी के 200 प्रकार होते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल, 200 टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे देश में 200 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। अब 200 प्रकार की मिट्टियाँ अगर हम किसान को पढ़ाएंगे या समझाएंगे तो ये बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि 200 प्रकार की मिट्टी में हमें नहीं पता कि हमारी कौन से प्रकार की मिट्टी है। परफेक्ट ना। तो हमें सरल भाषा में, और वो भी इस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में, कि हम मिट्टी को देखने से समझ जाएं, एक सामान्य किसान समझ जाए कि ये तरह की मिट्टी है और उसमें ये वाली फसलें लग सकती हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मिट्टी के प्रकार पता होना चाहिए, कितने प्रकार की मिट्टियाँ और उनमें कौन कौन सी फसलें लग सकती हैं। तो बेसिकली हर एक खेत का अपना अपना गुण होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर गुण से विपरीत किसी को काम दिया जाए तो काम गड़बड़ होएगा, है ना। गुण के मुताबिक अगर काम दिया जाए तो काम अच्छा होएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति को एरोप्लेन चलाना आता है और एक व्यक्ति को साइकिलिंग बहुत अच्छी आती है। हमने एरोप्लेन वाली चाबी साइकिलिंग वाले को दे दी और साइकिलिंग वाली चाबी एरोप्लेन वाले को दे दी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, दोनों गड़बड़ करेंगे। स्किल दोनों के पास है, लेकिन किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास कोई स्किल है। हम कोई भी क्रॉप जब मिट्टी में डालते हैं, हमें नहीं पता होता है इसके पास कौन सा स्किल है, और स्किल के विपरीत अगर आपने क्रॉप का सिलेक्शन किया तो पानी ज़्यादा लगेंगे, खाद ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी, दवाइयाँ ज़्यादा लगेगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। उसके बावजूद भी कितना ही एफर्ट्स डाल लो। एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये सुनी है कभी कहावत? इसका सेंस ये होता है कि आपको नाचना आ नहीं रहा है और आंगन को दोष दे रहे हो, मतलब धरती को दोष दे रहे हो कि ये टेढ़ी है। तो ये होता है कब? जब स्किल के विपरीत किसी को काम दिया जाए तब, है ना। और अगर स्किल के मुताबिक काम दिया जाए तो टेढ़ा आंगन में भी वो नाच देगा, मतलब गड़बड़ भी होगा अगर थोड़ा तो भी वो काम कर लेगा। ऐसे होता है। यही सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये समझ आपको किसान को होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल भाषा में जो हमने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिट्टी में काम करते करते, मिट्टी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन किसान के हिसाब से 3 भागों में मिट्टी को हमने बांटा है। 3 प्रकार मिट्टी के आप याद रखिए और उनके पहचान के तरीके याद रखिए और उनमें लगने वाली फसलों की जानकारी रखिए। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आप यहीं से अपनी फसल को अच्छा पैदावार की तरफ मूव कर देंगे। मतलब इसमें आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, खाद कम लगेगा, दवाइयाँ कम लगेंगी, मेहनत कम लगेगी और उपज अच्छा होगा, क्रॉप अच्छा होगा और हेल्दी भी होगा। तो अब मिट्टी के प्रकारों पे अगर हम जाएं तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 3 प्रकार की मिट्टी होती है। नंबर 1, अगर पहली प्रकार की मिट्टी पे जाएं तो पहली मिट्टी है काली चिकनी मिट्टी, हिंदी में बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, इंग्लिश में सॉरी। ब्लैक कॉटन सॉइल।
काली चिकनी मिट्टी का मतलब ये नहीं होता, इस शब्द पे नहीं जाना आप, काली पे, इसको बोलते हैं काली चिकनी मिट्टी, पर ये काली चिकनी मिट्टी का मतलब ये नहीं होता कि वो काली ही होगी। ठीक है, ये कलर में सफ़ेद भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है, पर काली चिकनी मिट्टी का मतलब ये हुआ, इसकी पहचान क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस मिट्टी को अपन काली चिकनी मिट्टी बोलते हैं, है ना। क्या काली मिट्टी को ही काली चिकनी बोला जाता है, या फिर क्या कैरेक्टर होते हैं मिट्टी में कि उसको काली चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो कैरेक्टर नंबर 1, पहली वो मिट्टी जो पानी को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, मतलब बारिश हुई तो वो भीगी एक बार तो सूखने का नाम नहीं लेती, ऐसी मिट्टी काली चिकनी मिट्टी कहलाती है। ये पहली पहचान का तरीका हो गया। दूसरा पहचान का तरीका ये है कि उसमें प्योर मिट्टी होती है, ना उसमें कंकड़ है, ना रेत है, ना कुछ भी है, प्योर सॉइल है। अगर आप 1 किलो मिट्टी को लीजिए और घोलिए ना, तो वो पानी में दूध जैसा घुल जाएगी। इस मिट्टी को बोलेंगे काली चिकनी मिट्टी। तो ये 2 कैरेक्टर आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये कलर में अगर पीली भी है तो भी वही कैटेगरी है, सफ़ेद है तो भी वही कैटेगरी है। जो मिट्टी धरती के अंदर पानी को नहीं जाने दे वो काली चिकनी मिट्टी में आएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल उसको अपन बोलेंगे। अब ये मिट्टी भारत में कितने % में है और किन किन राज्यों में? तो राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी है, यूपी में भी है, फिर तुम्हारा महाराष्ट्र में भी है, कुछ राजस्थान में भी है, कुछ आंध्रा में भी है, तमिलनाडु में भी है, कई इलाकों में ये सब मिट्टी है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो पूरे भारत में केवल 15% के आसपास ये मिट्टी है टोटल, है ना। ओवरऑल किसी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, राज्य में भी हो सकती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि यहाँ ये यहाँ पे और इतनी ही होगी, है ना। ओवरऑल 15%। अब इसमें लगने वाली फसलें कौन सी हैं, क्या क्रॉप इसमें लग सकती हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा लगने वाली फसलें अनाज वाली होती हैं। अनाज वाली फसलें मतलब ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं वो काली चिकनी मिट्टी में ही लगेंगे, जो पानी को होल्ड करके रखती है। आप इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो मटर उगा लीजिए, मटर ग्रेन्स होता है, बटरी उगा लीजिए ग्रेन्स होता है, वीट ग्रेन्स होता है, बाजरा ग्रेन्स होता है, मक्का ग्रेन्स होता है। फिर इसके बाद जो है ना आप इसमें चना उगाइए, ग्राम उगाइए, जवार उगाइए, जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सारे ग्रेन्स इसी मिट्टी में सबसे बेस्ट होंगे। इसको काली चिकनी मिट्टी बोलते हैं। चना मतलब पल्स हो गया, पल्स में भी आता और वो ग्रेन्स में भी आता है ना। ग्रेन्स को हम लोग सीधा दाना वाली जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रेन्स में ही डाल देते हैं। पल्स की कैटेगरी बनाएंगे तो 3-4 दालें आएंगी, ग्रेन्स में तो बहुत सारे आ जाते हैं ग्रेन्स, है ना। ग्रेन्स मतलब दाना, ठीक है। तो वो सारी क्रॉप्स इसके अंदर बहुत बेटर होती हैं। अब इसके बाद दूसरी बड़ी कैटेगरी है रेतीली मिट्टी की। डेफिनेशन क्या है, किसको हम इसको अंग्रेजी में सैंडी सॉइल भी बोलते हैं। सैंडी सॉइल की डेफिनेशन है जो मिट्टी सैंड की तरह दिखती हो या सैंड ही हो। रेत का तो हमें पता है, रेत तो रेती होती है, हम सब जानते हैं, प्लास्टर में जो यूज़ होती है। या फिर दिखने में आपको समझ में आ जाए कि यार ये तो रेत है, बालू, ठीक है, तो वो रेतीली मिट्टी में आ गई। ये नहीं कि उसमें थोड़े बहुत कुछ कण हैं रेत के तो हमने रेतीली में दे दिया, नहीं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो कि दिखने में रेत जैसी है और आपको लग रहा है कि हाँ रेत जैसी तो है पर कन्फ्यूज़न है, तो दूसरे वाले पॉइंट पे जाओ। दूसरा पहचान का पॉइंट ये है कि जब आप उस सूखी मिट्टी को हाथ में लोगे, मुट्ठी बांधोगे, तो वो मुट्ठी में नहीं आना चाहिए रेत, वो इधर से खिसक जाना चाहिए आजू बाजू से। अगर वो खिसक रही है वो मिट्टी तो वो बली हुई मिट्टी की कैटेगरी में है। ये दूसरी पहचान हुआ। और तीसरी पहचान ये है कि आप एक मग्गा पानी डाल दो उसमें, तुरंत पानी झट से नीचे चला गया तो वो रेतीली मिट्टी हुई, ठीक है ना। नहीं तो अन्य मिट्टियों में कैसा होता है कि जब हम पानी डालते हैं फिर वो गीली होती है,
एंड गीली होने के बाद फिर धीरे धीरे वो मिट्टी पानी को सोखती है। और रेत में डालोगे तो क्या होगा, तुरंत जो है ना वो हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना ये इसको बोलते हैं हम रेतीली मिट्टी, अंग्रेजी में बोलते हैं सैंडी सॉइल। और अगर हम इसकी मात्रा देखें तो भारत में लगभग ये 35% के आसपास है पूरे देश में। ये मिट्टी में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं, पहचान का तो हमें समझ में आ गया कि ये ऐसे इसके पहचान के तरीके हैं, पर इसमें फसलें कौन सी अच्छी होंगी। तो इस मिट्टी में सबसे बेस्ट जो फसलें होती हैं गूदे वाली फसलें बेस्ट होती हैं। गूदा का मतलब होता पल्प क्रॉप्स, है ना, पल्प, जिनमें पल्प होता है, लाइक पम्पकिन, लाइक बिटर गार्ड, है ना, फिर आपका ककड़ी हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, आपका बहुत सारी पल्प वाली क्रॉप है। मीन्स जितना भी पल्प आता है जिन क्रॉप्स में, जैसे पपाया हो गया वो भी पल्प में आएगा, टोमेटोज़ भी पल्प में आएगा, ब्रिंजल भी पल्प में आएगा, काफ़ी चीज़ें मतलब जिनमें गूदा बनता है बेसिकली, वो सारी क्रॉप इस मिट्टी में सबसे बेस्ट होती है। और इस मिट्टी का अगर एग्जाम्पल आपको समझना है, प्रमाण चाहिए, है ना, तो आप कभी, जैसे हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं ना, तो जंगल से निकले या कहीं से भी निकले बाय रोड, तो हम अक्सर देखते हैं कि कई जगहों पर ककड़ी, खीरा, गर्मी के टाइम में कद्दू, है ना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सड़क के किनारे पर लोग बेचते हैं। आप अंदाज़ा करना कि वो कहाँ पर उग रहे हैं, खेतों में उग रहे हैं या कहीं पे मतलब कहाँ उग रहे वो, आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बता देंगे यहाँ नदी है, नदी में वो उगा रहे हैं। तो रेत में जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती हैं। यूपी वाले समझ सकते हैं, प्रयागराज और वाराणसी में जो लोग रहते हैं वहाँ संगम है, नदियों का नेटवर्क है, तो बारिश के बाद सिल्ट जमा होती है मस्त, और जैसे ही पानी गर्मी में ख़त्म होता है तो काफ़ी रेत निकल आती है और उसी रेत में ये लोग ये लगाते हैं। तो वाराणसी जाते हो आप तो देखते हो कि यहाँ से सतना क्रॉस करो और रेल से ही आपको खीरा बिकना चालू होता है, और एक बोगी में 3-3 4-4 लोग होते हैं, इतना मतलब खीरा पैदा होता है उधर पे। तो बहुत ज़्यादा ये सारी जितनी पल्प क्रॉप है ना ये सबसे बेस्ट इसी मिट्टी के अंदर होती हैं। आप कद्दू उगा लीजिए, आप जितने भी रिकॉर्ड उठाओ, आप जिन्होंने 139 किलो का कद्दू बनाया था अभी जापान वालों ने, सैंडी सॉइल थी, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर गंधक कंटेंट ज़्यादा होते हैं, गंधक के बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं। अब गंधक के बैक्टीरिया को गंधक बनाने वाला काम दोगे तो वो बहुत अच्छा कर देंगे, है कि नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ सरसों उग सकता है वहाँ मक्का उगाते हैं, जहाँ मक्का उग सकती है वहाँ गन्ना उगाते हैं, जहाँ गन्ना उग सकता है वहाँ पे हम कुछ और उगाते हैं। तो क्या होता है, हम स्किल्ड के मुताबिक मिट्टी को काम नहीं दे पाते हैं, और जब स्किल्ड के मुताबिक काम नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, उगेगा तो ज़बरदस्ती होएगा और एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, खर्चे ज़्यादा लगेंगे और काम बहुत कम होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको आपको समझनी है। तो मिट्टी रेतीली, सैंडी मिट्टी, इस सैंडी मिट्टी में लगने वाली फसलें आपकी पल्प वाली क्रॉप सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा जो क्रॉप मतलब सॉइल का कैटेगरी है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का मतलब होता है जिस मिट्टी में दो तरह के कैरेक्टर हों, मतलब जैसे सॉइल है, सॉइल के साथ में और कुछ भी है, लाइक सैंड के पार्टिकल भी हो सकते हैं, या फिर चुनककड़ा भी हो सकता है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल, बारीक पार्टिकल, बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी बड़ी मुरम जैसे टाइप के कुछ क्रैक पत्थर, वो सब भी हो सकते हैं। मतलब अगर मिट्टी के अलावा मिट्टी के अंदर और कुछ भी है तो वो सब आएगा दोमट मिट्टी में। और दोमट मिट्टी की कैटेगरी भारत में लगभग 50% से ज़्यादा मात्रा में है, मतलब 50 से 60 के आसपास मान सकते हो। पूरा महाराष्ट्र लगभग कुछ इलाका छोड़ दें तो 2-5-10% होएगा जिसमें सैंड और ये आएगा, बाकी पूरा महाराष्ट्र जो है ना, पूरा आंध्रा, पूरा आपका जो है ना कर्नाटक, ये सब पूरा दोमट मिट्टी का भरा पड़ा है। तो दोमट कैटेगरी की मिट्टी में कौन सी क्रॉप बेस्ट होती हैं, तो रूट क्रॉप सबसे बेस्ट होती हैं। इंग्लिश नेम दोमट ही बोलते हैं उसे,
हाँ, दोमट मिट्टी मतलब दो तरह के जिसमें कैरेक्टर हो, 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। इसमें ज़्यादातर जंगल ही पाए जाते हैं। हाँ, इसमें ज़्यादातर जंगल ही पाए जाते जंगल भी होते हैं पर फ्लैट एरिया भी बहुत काफ़ी है ना, काफ़ी है, मतलब बहुत, मतलब 50-60% के आसपास एरिया में ये कैटेगरी की सॉइल है ना। तो इस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं दोमट कैटेगरी की सॉइल। तो दोमट कैटेगरी की सॉइल का मतलब ये हुआ जिस मिट्टी में दो तरह के सिम्टम्स हो। अब पहचानने का तरीका ये है, देखने से ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास मिट्टी 3 प्रकार की है। तो रेत ही दिखेगी और काली चिकनी मिट्टी समझ में आ जाएगी। अब इन दो में अगर नहीं है तो ये तीसरी ही है। और अगर हमें यही समझना है कि इसको ही कैसे समझे, तो 1 किलो मिट्टी लो, पानी में घोलो, मिट्टी अलग और नीचे कुछ आ जाए, कंकड़ चुनककड़ा रेत पार्टिकल कुछ भी, तो दोमट हो गया। तो सिंपल है, ये देखने से ही समझ में आ जाता है। आप खेत में चलेंगे ना तो आपको एक भी पत्थर और एक भी चुनककड़ा एक भी सैंड दिख गई, या उस ढेले को पकड़ी और ऐसा फाड़ के देख लीजिए, अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो दोमट कैटेगरी की मिट्टी में कौन सी फसलें रूट क्रॉप सबसे बेस्ट लगेंगी। और रूट क्रॉप का मतलब ये हुआ कि जो कंद से लगती हैं क्रॉप। कंद से कौन कौन सी फसलें लगती हैं, तो आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गए, सलजम हो गए, है ना, शकलकंद हो गया। जो क्रॉप ज़मीन के अंदर होती है बेसिकली उसको बोलते हैं रूट क्रॉप। उस क्रॉप को हम ये कैटेगरी की मिट्टी में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कैटेगरी है और इस मिट्टी में ये वाली फसलें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से होती हैं। तो ये हुआ मिट्टी को लेकर कि इतनी सिंपल सी बात है, हम बहुत कॉम्प्लिकेशंस में ना जाएं, बहुत सरल भाषा में और सरल तरीके से हम मिट्टी की कैटेगरी और उसमें लगने वाली फसलों की अगर जानकारी रखें तो मुझे लगता है कि ये काम बहुत आसान हो जाएगा और हम क्रॉप को उसी ढंग से या मिट्टी का चयन करके फसल को उगा पाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने आपको सॉइल के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दी।